गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, अपना रीड टारगेट बैच चल रहा है, रीड टारगेट बैच, जिसमें मैं आपको राजस्थान जी के संबंधित जितना भी मैटर है वो करवा रहा हूँ कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने राजस्थान अध्ययन की जो बुक है कक्षा 6 to 10, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लास 6 to 10। तो इसमें मैंने आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड ये कंप्लीट करा दिया है। तो आज चैप्टर सेकंड के हम क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं आपको थ्योरी भी साथ साथ चल रहा हूँ और उनसे बनने वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, राजस्थान एक परिचय और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन हमने किए। फिर उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर किया राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड के। उसके बाद हम चैप्टर नंबर थर्ड पे जाएंगे। इससे क्या होगा, बेनिफिट ये है सबसे बड़ा कि आपको जो आपने कल जैसे लेक्चर लिया है, जिन बच्चों ने कल लेक्चर लिया है और जो रेगुलर लेक्चर लेंगे, उनकी जीके अगर आप चैनल पे बने रहोगे तो उनकी जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, चाहे जो पहली बार पढ़ रहा हो। उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई फ्रेशर है, उससे कोई मतलब नहीं, कि आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान अध्ययन जो क्लास 6 to 10 की बुक्स है, लगभग 90% राजस्थान जीके का मैटर वहीं से आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने कल आपको चैप्टर करवाया था, चैप्टर सेकंड, जिसमें हमने अलग अलग प्राचीन जो नाम हैं उनको हमने पढ़ा था, ठीक है। अब उन संबंधित क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि 38 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब 39 से हमारे चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मैंने आपको वहाँ जनपद भी पढ़ाए हैं, क्योंकि क्या है कि कक्षा 6 की किताब है, कक्षा 6 की ये बुक है। तो इसमें 6 स्टैंडर्ड तक ही, जो बच्चा 6 स्टैंडर्ड तक ही समझ सकता है, उसी के हिसाब से मैटर दे रखा है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे 7th 8th 9th 10th, उससे ही आपका मैटर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे आपका मैटर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है अपने पास मथुरा, अहि छत्रपुर, विराटनगर या बागोर। अब देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, अच्छे से ध्यान रखना, मत्स्य जनपद, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर, बैराट। एक आप मत्स्य संघ भी पढ़ोगे, मत्स्य संघ, इसे आप एकीकरण में पढ़ोगे। और मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। तो आपको दोनों चीजों को याद रखना है, मत्स्य संघ और मत्स्य जनपद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। अब कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन से अपने पास में हाड़ौती, जांगल, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मरु, और लास्ट ऑप्शन है अपने पास मेवात, ठीक है। तो कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, जांगल जनपद की राजधानी का नाम क्या था? अब देखिए, हमने जांगल प्रदेश पढ़ा था और जांगल प्रदेश में ही जांगल जनपद था, क्योंकि जनपद से ही प्रदेश बने हैं। तो जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? अहि छत्रपुर, बैराट, मथुरा या चावंड। तो देख, जांगल जनपद की राजधानी अहि छत्रपुर थी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा है? जयपुर, मेदपाट मेवाड़, नानसा भीलवाड़ा या मंडोर जोधपुर। तो मैंने आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकंड, उसमें मैंने आपको समझाया है कि मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? नानसा भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जोधपुर का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? मांड, शेखावटी, गुजराता या मेवात। अब देखिए, जो शेखावटी क्षेत्र है ये तो है सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावटी। मेवात, मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात।
तो जोधपुर का जो दक्षिण भाग है उसे हम गुजराता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गुजराता के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। किस जिन किस जनपद वाले क्षेत्र को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है? अब देखिए, मेदपाट, प्रागवाड़, मेवाड़, ये किस जनपद को कहा जाता था? मालव जनपद, सूरसेन जनपद, योध्या जनपद या सिवी जनपद? तो आप अच्छे से याद रख लो कि सिवी सिवी को ही मेवाड़, प्रागवाड़ और मेदपाट इन नामों से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा स्थान आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था? मरु प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य जनपद या सूरसेन जनपद? तो देखिए, जो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था वो था मरु प्रदेश। कौन कौन सा था? मरु प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगद वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अब देखिए, इसके लिए इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, दूसरी चीज कि मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? तो वो था नगद। और नगद वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जयपुर, प्रतापगढ़, टोंक या चित्तौड़गढ़? तो वर्तमान में जो नगद स्थित है वो है टोंक जिले में। किस में है? टोंक जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, जो अहिछत्रपुर है, अहिछत्रपुर, ये किस जनपद की राजधानी थी? जांगल जनपद की। लेकिन जो ये अहिछत्रपुर है इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जालोर, मेवाड़, नागौर या बीकानेर? तो देखिए, अहिछत्रपुर को नागौर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है? अब सबसे पहले आप याद रख लो कि जयपुर है इसको पहले कहा जाता था ढूंढाड़। ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ अगर आपको याद है तो आप भाषा भी इजीली टिक लगा दोगे कि जयपुर व उसके आसपास की भाषा कौन सी कहलाती है? ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। सिवी जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिवी जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? असत्य है। पहला, इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। नगरी नामक गांव में ही इस जनपद के अवशेष मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ के पास में है। ठीक है। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी? तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि सिवी जनपद के ही ये प्राचीन नाम है, मेदपाट, प्रागवाट या मेवाड़। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, बयाना प्रशस्ति में इस जनपद का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जो बयाना प्रशस्ति है इसमें सूरसेन जनपद का उल्लेख है। सूरसेन जनपद का उल्लेख है, ना कि सिवी जनपद का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, विराटनगर, अहिछत्रपुर या बागोर? अब जो सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी मथुरा थी। क्या थी? सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। डूंगरपुर बांसवाड़ा के किस सॉरी डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? अब देखिए, ऑप्शन देखिए, बांगड़, हाड़ौती, वागड़ या योद्धे? तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भूभाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? वागड़ के नाम से। किस नाम से? वागड़। ध्यान रखना, बांगड़ भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। बांगड़ भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है इसे हम वागड़ के नाम से जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। सुसेन नामक राजवंश का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद, बयाना प्रशस्ति, महाभारत या यूप अभिलेख? अब देखिए, सुसेन जो राजवंश है या फिर हम सुसेन नामक राजवंश है या फिर सुसेन जनपद, हम दोनों में से कोई भी एक चीज डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो सुसेन नामक राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? बयाना प्रशस्ति में।
अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियस में जो सीवी जनपद वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट था, वो इसी वजह से था कि सुसैन जनपद का संबंध किससे है, बयाना प्रशस्ति से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा असंगत है। यहाँ पे एक साइड आपको क्षेत्र देखें, दूसरे उनके प्राचीन नाम, जैसलमेर, मांड, जोधपुर का दक्षिण भाग, गुजरात का प्रतापगढ़, कांठल। अब देखिए जैसलमेर को क्या कहा जाता था, मांड, तो बिल्कुल सही बात है, जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहते हैं। जोधपुर का दक्षिण भाग हमने पढ़ ही लिया है, उसे क्या कहते थे, गुजरात। प्रतापगढ़ को काठल कहते हैं, प्रतापगढ़ को काठल कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर को मारवाड़ नहीं कहते हैं, ध्यान रखना, ब्यावर अजमेर को मेरवाड़ा कहते थे, मेरवाड़ा। देखिए दोनों में रात दिन का अंतर है, दोनों चीज को आप गौर से ध्यान रखना कि ब्यावर अजमेर को मेरवाड़ा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, झालावाड़ वाला क्षेत्र कहलाता है मालव, मेवात, जांगल या मरु। अब देखिए जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है मालव। क्या कहलाता है, मालव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन मरु प्रदेश को कालांतर में किस नाम से जाना गया है, मारवाड़, मेवाड़, योद्धे या जांगल। अब जो प्राचीन मरु प्रदेश है इसे प्राचीन मरु प्रदेश है इसे कालांतर में किस नाम से जानते थे, मारवाड़। जो मरु प्रदेश है उसी का आगे जाके नाम मारवाड़ पड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। निम्न में से कौन सा जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था, मरु, जांगल, मत्स्य और सीवी। अब देखिए जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर बैराट, विराटनगर बैराट, ये ही अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मत्स्य जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है, जो मत्स्य जनपद है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, बिल्कुल सही है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर बैराट थी। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया है। अब देखिए जब आप कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 2 को आप पढ़ोगे तो आपको जो मत्स्य जनपद है उसी में ये लाइन दी हुई है कि इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया। ठीक है, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मध्य तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। देखिए ये कथन बिल्कुल असत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का, इस 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, शेखावटी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है, झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर। अब देखिए शेखावटी जो क्षेत्र है इसमें सिर्फ 3 ही जिले शामिल हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले शामिल हैं शेखावटी क्षेत्र में, और कौन सा जिला शामिल नहीं है, नागौर, और यही हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन काल में हाड़ौती पर किस जनजाति का आधिपत्य था। अब देखिए प्राचीन काल में जो बूंदी है, बूंदी बूंदी पर पहले मीणाओं का आधिपत्य था, और एक मीणाओं है बूंदा, बूंदा नामक मीणा के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम जो बूंदी है इसका नाम, आज की जो बूंदी है इसका नाम बूंदी पड़ा। ठीक है, और बूंदी किस में आती है, बूंदी आती है हाड़ौती में, किसमें, हाड़ौती में क्षेत्र, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र किसमें आता है, वर्तमान कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती में आता है। तो इस हिसाब से आप आंसर देखिए, अब प्राचीन काल में हाड़ौती पर किस जनजाति का आधिपत्य था, तो किसका था, मीणा का, किसका, मीणाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60, अलवर अलवर भरतपुर क्षेत्र में किस जाति की अधिकता रही है। अब देखिए कौन सी जाति की अधिकता रही है अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में, मीणा, मेव, भील या दाकड़। अब देखिए कौन सी जाति थी, वो जाति थी मेव। कौन सी, मेव। अलवर व भरतपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवात। क्या कहा जाता है, मेवात। और मेवात क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति की अधिकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि मेवात क्षेत्र भी क्वेश्चन पुट हो चुका है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था
कल के लेक्चर में। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नाम क्या था, राजस्थान का इतिहास, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 3, देखिए चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, इतिहास जानने के स्रोत। क्या नाम है इसका, इतिहास जानने के स्रोत। इट मीन्स क्या है कि स्रोत में क्या क्या चीजें आती हैं, स्रोत में अभिलेख, अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख, और क्या चीज आती है, मुद्रा और ताम्रपत्र और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, ये हम चैप्टर के अगले भाग में जानेंगे। देखिए जो पुरातात्विक स्रोत है, ये देखिए पुरातात्विक स्रोत, पहले हम पुरातात्विक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल के अवशेष जिनमें हमें राजस्थान एवं प्राचीन काल के अवशेष जिनमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। अब देखिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इनसे क्या है, इनसे मतलब क्या है कि ये पुरातात्विक स्रोत हैं तो जो हमें भूतकाल के बारे में जानकारी देते हैं, हमारा पास्ट कैसा था, कैसे वहाँ पे लोग बाग रहते थे, उनके उनके पास कौन कौन सी सुविधाएं थी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्या कैसे कैसे वो युद्ध करते थे, कैसे शासन करते थे, इन सब चीज़ों की जानकारी कौन देता है हमें, पुरातात्विक स्रोत। कौन देते हैं, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब ये इन स्रोतों से हमें क्या प्राप्त होती है। देखिए अभिलेख, जब हम खुदाई करते हैं, खनन करते हैं किसी क्षेत्र का, तो वहाँ से हमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, अनेक कलाकृतियाँ, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, वहाँ के सामाजिक धार्मिक, तत्कालीन सामाजिक धार्मिक यज्ञ, इन सभी का पता लगता है कि उस समय राजा महाराजा कैसे रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभिलेख। अब अभिलेख किसे कहते हैं, ये हमें शिलालेखों, पत्थर पट्टिकाओं, शिलालेख क्या है, बेसिकली पट्टिकाओं, पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं। ठीक है, पाषाण शिलाएं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारें, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाएं ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अब देखिए जो ये अभिलेख हैं, ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये शिलालेख जैसे पत्थर पर खोद के लिखते थे पहले। जैसे किसी राजा का, कोई राजा अपना वर्तमान में उस राजा ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से उसने कार्य करवाए, किस दुर्ग का निर्माण करवाया, ये सभी चीज, उस समय के सामाजिक और धार्मिक संबंध कैसे थे, ये सभी चीज आपको इन शिलालेखों से प्राप्त हो सकते हैं। और ये सभी क्या करते थे कि राजा के कुछ दरबारी विद्वान हुआ करते थे, वो सभी इन पत्थर पर उत्कीर्ण कर करके, मतलब खोद करके इन सभी चीजों को लिखते थे। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है ये हमें कहाँ मिलेंगे, स्तंभों में मिलेंगे, गुफाओं की दीवारों पर मिलेंगे, मूर्ति प्रतिमाओं पर मिलेंगे, तालाबों में मिलेंगे और खेतों में खड़ी शिलाओं पर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभिलेख की उपयोगिताएं, क्या क्या यूज है अभिलेखों का। इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो अभिलेख हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास जानने के लिए, इसलिए इन्हें इतिहास के स्रोतों में रखा गया है। ठीक है, इन अभिलेखों से क्या पता लगता है कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। अब देखिए प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा गया है। जो प्रशंसा में अभिलेख लिखे होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, प्रशस्ति। क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रशस्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रमुख अभिलेख, नगरी अभिलेख, कंछुआ अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नानसा, बनालयू, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं
अभिलेखों के, जिससे हमें ये इन चीज़ों का पता लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख, जो प्रतिहारों, उदाहरण स्वरूप प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, जो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, घटियाला जो शिलालेख है, घटियाला, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो घटियाला शिलालेख है ये प्रतिहारों से संबंधित है, और बिजोलिया शिलालेख है ये चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। घटियाला प्रतिहारों से संबंधित है और बिजोलिया शिलालेख है जो, इससे क्या पता लगता है, बिजोलिया शिलालेख से चौहानों का इतिहास, जैसे कि घटियाला से प्रतिहारों का इतिहास पता लगता है, वैसे ही बिजोलिया शिलालेख से चौहानों का इतिहास पता लगता है। ठीक है, चीरवा शिलालेख का संबंध, सॉरी, चीरवा शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, या फिर चीरवा शिलालेख का संबंध किससे है, रावल समर सिंह के युग से है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि हम इस चैप्टर में आगे जाके स्मारक पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम स्मारक पढ़ेंगे, उसके बाद हम मुद्राएं पढ़ेंगे, मुद्राएं, उसके बाद हम बर्तन कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, साहित्यिक शोध। साहित्यिक शोध, ध्यान रखना, साहित्यिक शोध से आपके 101% एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बुक से आता ही है, आपको अच्छे से पता होगा, एक क्वेश्चन तो बुक से आता है। बुक से आता है मतलब किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, जैसे पृथ्वीराज दासो, इन सभी पुस्तकों के बारे में वो पूछ लेगा। जैसे वंश भास्कर के लेखक कौन है, ये सभी किस में आते हैं, साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद सेम डे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल पर सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही एक चीज़ और, कि जो इस लेक्चर को पहली बार ले रहे हैं, पहली बात तो इस लेक्चर को, चलो ठीक है, अच्छी बात है, शिक्षा तो हमें कहीं से मिले, जानकारी हमें कहीं से मिले, हमें लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर और डाल रखे हैं। अगर आप कंटिन्यू उन लेक्चर्स को लोगे, जो क्लास 6 के मैंने 2 लेक्चर और डाल रखे हैं रीड टारगेट बैच में, रीड टारगेट बैच प्लेलिस्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीड टारगेट बैच के नाम से। उसमें मैंने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज ये तीसरा लेक्चर है, तो पहले उन 2 लेक्चर को लीजिए, उसके बाद इस 3rd लेक्चर को लीजिए। जो बच्चे नए हैं उनके लिए है, जो साथ साथ में लेक्चर ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेक्चर जो हमारा चैनल है अभिनंदन क्लासेस, इस पर आप ऐसे ही बने रहे, और जो नए स्टूडेंट्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।